तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स से साउंड चैप्टर। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास 9th का भी हमने आपको साउंड का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया था। तो एक बार क्लास 9th के जो साउंड के चैप्टर के जो वीडियोज़ हैं, आप कह सकते हैं ज़्यादा नहीं है, ओवरऑल मिला जुला के 1 घंटा भी अगर आप देखें तो सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और वहाँ से आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हेल्प इन द सेंस आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक को समझने के लिए क्लास 9th के जो टॉपिक्स थे वो आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं लिंक जो है वो वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्लेलिस्ट का पूरा एक बार देख लीजिएगा तो आपको यहाँ पे पढ़ने में मज़ा सा आ जाएगा। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसे मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, तो इन शॉर्ट जल्दी मैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमने आपको 9th क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है उसमें। और ये प्रोड्यूस करता है, तो क्यों कैसे प्रोड्यूस होता है? हमेशा वाइब्रेशन, जब बॉडी वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, इसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपको सॉलिड में इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद सबसे कम स्पीड होती है साउंड की गैस में। और स्पीड ऑफ साउंड जो होता है आपके पास एयर, वो लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक रफ आइडिया था, आप कह सकते हैं 9th क्लास वाली चीज़ें थी। 10th क्लास में अगर आप आते हैं तो 10th क्लास से पहले भी 9th क्लास वाली चीज़ें चलेंगे। लाइक हियरिंग रेंज, अगेन हियरिंग रेंज की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास वो 9th क्लास वाली है, 10th क्लास वाली भी नहीं है आपके पास। हियरिंग रेंज, हम जो ह्यूमन की जो हियरिंग रेंज है ना, वो आपके पास 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज या फिर इसको हम 20 किलो हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं। किलो का मतलब 1000 ही होता है। हमारा ये जो है ना फ्रीक्वेंसी रेंज है ह्यूमन की, जो सुनने की साउंड की, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी इससे कम या फिर इससे ज़्यादा होती है तो हम नहीं सुन सकते। इससे कम वाली है ना, लेस देन, तो उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। लेस देन अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है तो हम उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और अगर आपके पास ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज से भी अगर ज़्यादा हो तो हम उसको अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड कह दीजिए, या फिर डायरेक्टली सिर्फ आप अल्ट्रासाउंड के नाम से इनको जानते हैं। तो कुछ इस तरह की जो कहानी है वो आपको देखने को मिलता है हियरिंग रेंज में। हमारे लिए ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उस चीज़ को भी हमने 9th क्लास में अच्छे से डिस्कस करके आपको समझाया हुआ है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन जस्ट 1 सेकेंड, इस टाइप की चीज़ें आपको समझाई हुई है। बाकी फिर से यहाँ पे हम आपको वेव वाली चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव 9th में पढ़ाया था, यहाँ भी पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको डिटेल में समझाएंगे, डरिएगा मत, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यहाँ पे आपके पास 9th क्लास से हटके थोड़ा सा अलग टॉपिक है। अब ये चीज़ आपको तभी समझ में आएंगे जब 9th वाली चीज़ें आपको मालूम हो। समझ में आ रही है अब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक है। अब जिस तरह से आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा हुआ है, सॉरी लाइट पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है, ठीक उसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है। और यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं। एक आपके पास हार्ड सरफेस होता था जिसमें आपके पास एक जो रे है वो आकर स्ट्राइक करता था कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से स्ट्राइक करता था। उसके बाद जितने एंगल पे आता था उतना एंगल पे जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता था। और यहाँ पे आपके पास एक नॉर्मल बनाते थे हम, जिसको हम कहते थे परपेंडिकुलर लाइन, कुछ इस तरीके से बनाते थे हम, याद आया है ना। ये वाली जो चीज़ होती थी वो होती थी हमारे पास नॉर्मल लाइन, इसको हम कहते थे इंसिडेंट रे, याद कीजिए। तो ये साउंड रे होगा, इंसिडेंट रे। और ये होता था आपके पास रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे रे के जगह हम साउंड नाम का जो वर्ड है उसे यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लाइट की बात नहीं कर रहे हैं ना। इंसिडेंट साउंड है ये आपके पास, और ये रिफ्लेक्टेड साउंड है, ये आपके पास नॉर्मल है। और ये वाला एंगल आई होता था और ये जो होता था वो एंगल आर होता था। इनके 2 लॉज होते थे, याद कीजिए। पहला होता था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जिसे हम कहते थे दिस एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आपको हमने 9th में करा दिया, बिल्कुल सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो हमें तो एंगल की बात करनी है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे एंगल ऑफ, इस वाले एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होते हैं आपके पास? इक्वल होते हैं। इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऑफ कोर्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ होता था आपके पास कि इंसिडेंट साउंड, उसके बाद होता था दूसरा रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल, है ना, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल, ऑल द थ्री देख लीजिएगा स्पेलिंग, ऑल द थ्री lie in the same plane। तो कुछ इस तरह से आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपके पास एको। अब ये एको क्या है उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें कहा जाता है एन एको इज द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड, है ना, हर्ड आफ्टर द साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंट, बोले तो डेंस एंड रिजिड ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने यहाँ पे खुद देखा, हमने यहाँ से कुछ ना कुछ साउंड दिया, इंसिडेंट साउंड दिया, फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे टकराने के बाद ये वापस आया। वापस आने के बाद जो साउंड हमें सुनाई देता है उसे हम एको के नाम से जानते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। वापस आने, रिफ्लेक्ट होने के बाद, जैसे यहाँ पे मेरे दीवार है, मैंने यहाँ से कुछ बोला तो वो साउंड वहाँ पे गया और वहाँ से आने के बाद वापस आपके पास क्या हो गए? रिफ्लेक्ट हो गए। इनके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, एको को होने के लिए कुछ कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो एको क्यों नहीं हो रहा है। एको होने के लिए भी कुछ कंडीशन है, उसके लिए हमें उससे पहले को समझना पड़ेगा। अभी इतनी सी बात याद रखिए, जहन में दिमाग में डाल लीजिए कि एको हम तभी कहेंगे, उसे कहेंगे जो हमने बोला। जैसे मैंने बोला अभी हेलो, जैसे अभी मैंने बोला हेलो, तो ये जो हेलो वर्ड गया, साउंड जाएगा किसी पर्टिकुलर डेंस या फिर रिजिड बॉडी से, रिजिड मतलब सॉलिड बॉडी से टकराएगा और वहाँ से वापस आकर जब मैं सुनूंगा तो उसको मैं एको कहूँगा। फिलहाल मुझे नहीं सुनाई दे रहा, मैं एक ही बार बोल रहा हूँ, चुप हो जा रहा हूँ, दोबारा मुझे वो साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। इसके पीछे कई रीज़न है, अभी हम एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट, तो एको आपको समझ में आ गया कि रिफ्लेक्टेड साउंड जो हमें दोबारा से सुनाई देता है उसको हम एको के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग से पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अच्छा, जो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता था वो होता था आपके पास 1/16 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि क्या हुआ? ओके, तो ये जो 1/16 सेकेंड का मतलब है उसको पहले आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? 0.0 और 16 85 16 96 0.06 सेकेंड की बात कर रहे हैं हम एक तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता हूँ ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता हूँ और वो उसकी जो इमेज है वो हमारे ब्रेन में ना 0.06 सेकंड तक रहता ही रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई दूसरी इमेज ला दिया 0.06 सेकंड से पहले तो वो लगेगा कि कॉन्टीन्यूअस इमेज है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने इस वाले एक्सपेरिमेंट को पहले ही देखा भी होगा, है ना, इससे पहले देखा भी होगा। लाइक हम आपकी किसी भी एक रजिस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये लिया हमने, ठीक है, नोटबुक लिया मैंने, इधर देखिए और इधर देखिए, है ना, दोनों तरफ आपको अलग अलग इमेज दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं इनको आपको दिखा के कितने टाइम में रहा हूँ पता है? बहुत टाइम बाद, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। लेकिन अगर मैं इनको 0.06 सेकंड में दिखाऊँ, आए हाय, इसका मतलब ये है कि मुझे इसको बहुत जल्दी क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। मतलब 1 सेकंड में 16 से भी ज़्यादा बार घुमाना पड़ेगा। अगर मैं इसको 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा बार घुमाकर आपको दिखा देता हूँ तो आपको ये जो चीज़ लगेगी, ये लगेगा कि इधर वाली इमेज और इधर वाली इमेज दोनों ही ना ओवरलैप हो गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गए, दोनों एक साथ दिखेंगे आपको और दोनों एक साथ दिखकर एक नया ही इमेज आपको क्रिएट होता हुआ मिलेगा। तो ये था आपके पास परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो देखने वाली कहानी थी। अब आते हैं हमारे पास परसिस्टेंस ऑफ विजन और परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होती है 1/10 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी साउंड को सुनते हैं, जैसे मैंने बोला हेलो, तो ये जो हेलो वर्ड है उस साउंड को मैंने सुना ना, तो मेरे ब्रेन में वो 0.1 सेकेंड के लिए है, 0.1 सेकेंड के लिए है। समझ में आ गई इतनी बात? इसी के बीच में अगर कोई और भी साउंड आती है उसमें, तो जो मेरा हेलो साउंड था और वो जो साउंड था वो मेरा दोनों क्या हो जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है वो समझ नहीं आएगा कि बोल क्या रहे हैं, है ना, समझ नहीं आएगा कि बोल क्या रहे हैं। इसका मतलब ये है कि
जब भी आप बात करें तो हमेशा उसमें 0.1 सेकंड का सुनने से पहले 0.1 सेकंड का गैप होता है, तो हम इजीली सुन पाते हैं। जैसे मैं बहुत लाइक अगर कभी आपने रैप भी सुना हो तो बहुत जब तेज़ी से बोलते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा गैप कम होता है, हालांकि इससे ज़्यादा कम गैप नहीं हो पाता, लेकिन अगर और भी ज़्यादा कम गैप हो जाता है ना तो वो ओवरलैप होने लगते हैं, सारे साउंड क्या होते हैं, ओवरलैप होने शुरू हो जाते हैं। सो ओवरऑल इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं कोई भी साउंड सुनता हूँ तो 0.1 सेकंड तक वो साउंड हमारा ब्रेन जो है वो कैप्चर करके रखता है, उसके बाद वो साउंड हमारे ब्रेन से गायब हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक एको को सुनना चाहते हैं, फिर से सुनिए, अगर आप एक एको को सुनना चाहते हैं तो 100% वो जो एको वाला साउंड है वो 0.1 सेकंड के बाद आपके पास आना चाहिए, 0.1 सेकंड के बाद आना चाहिए, तभी आपको वो दूसरा साउंड लगेगा, नहीं तो लगेगा वो पहला वाला ही साउंड है, जो आपने बोला वही वाला साउंड लगेगा। तो एको आपको तभी समझ में आएगी कि ये एको है जब वो 0.1 सेकंड आपके बोलने के 0.1 सेकंड के बाद 1/10 सेकंड के बाद बेसिकली आपके ईयर में वापस वो रीच आउट करे। तो ये था आपके पास परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको। तो एक एको को सुनने के लिए मिनिमम जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले वो चीज़ देखिए। तो जब अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तो जनरली मैं 20 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ, जो रूम टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली है, 20, 25, 30 ऐसे कुछ होता है ना। अच्छा, अब चीज़ों को समझिएगा आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कि जो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास होने वाला है वो 343 मीटर पर सेकेंड होता है। मैं राउंड ऑफ करके 340 मीटर ले रहा हूँ। जनरली मैं स्पीड क्या लूँगा, 340, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए और कुछ नहीं। अच्छा, हमारे पास पता है कि जो टाइम होता है, हमारे पास जो टाइम होता है वो कितना होता है, आप चीज़ों को समझिएगा। टाइम होता है मिनिमम 1/10 सेकेंड, कि इसके बाद ही आपको जो एको होंगे वो सुनाई देंगे। इसका मतलब कितना हो गया आपके पास, 0.1 सेकेंड। मर्जी है, ऐसे लिखे एक ही बात है। समझ में आ गई तीन बात। अच्छा, अब आगे सुनिएगा, हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड इंटू में टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड की जगह 340 रखेंगे, टाइम की जगह 1/10 रखेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। वो मीटर पर सेकंड में था, तो ये जो डिस्टेंस है वो किस में आ जाएगा आपके पास, मीटर में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एको यहाँ से गया होगा, साउंड यहाँ पे टकराया होगा रिजिड बॉडी का, ये वापस आया होगा, तब जाकर ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 34 मीटर है। तो आपको कितना दूर रहना पड़ेगा किसी भी ऑब्स्टेकल से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी पहाड़ी से, किसी भी दीवार से, कितना दूर रहना पड़ेगा कि सच में आपको एक एको सुनाई देगा। तो आपको मैंने बोला था कि कुछ कंडीशंस होते हैं एको को प्रोड्यूस होने में। तो एक तो मेरा ये इस दीवार और मेरे बीच का जो डिस्टेंस है वो मुश्किल से 3 मीटर होंगे, मुश्किल से ये 3 मीटर से, बट मिनिमम जो डिस्टेंस चाहिए वो 17 मीटर चाहिए। अब बोलेगा सर आपने तो 34 मीटर निकाला है। तो बेटा समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, जाना और आना 34 मीटर है। तभी तो आपको सुनाई दिया होगा, आपने बोला, गया, टकराया, वापिस आया, तो टोटल डिस्टेंस जाने का और आने का। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस नहीं है, 2D है। डिस्टेंस कितना है, 2D है। तो 2D डबल ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है, 34 मीटर। जाने का D और आने का D कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 2D। तो एक तरफ का डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 34 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 17 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस 17 पॉइंट समथिंग निकल कर आएगा, वो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होने चाहिए एको को प्रोड्यूस होने के लिए। याद रखिएगा हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे फिर मैंने आपके लिए कंडीशन भी आपको बता ही दी है कि पहला कंडीशन यही होना चाहिए कि 17 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कह रहा हूँ, 17 मीटर आपके पास मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। पहला पॉइंट आपके पास वही है। दूसरा, जो रिफ्लेक्टर हो, जिससे आप बोल रहे हैं, जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, वो आपके कंपेरिजन में, आपके वेवलेंथ के कंपेरिजन में, साउंड के वेवलेंथ जो होती है उसके कंपेरिजन में वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो आपके पास सोर्स है उससे वो साउंड का जो जहाँ से रिफ्लेक्टर होगा वो रिफ्लेक्टर का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है एको प्रोड्यूस होने के लिए, तभी एको प्रोड्यूस होगा। वरना आप ये सोच रहे हैं कि मैं इधर से बहुत बड़ा साउंड बॉक्स लाया हूँ, साउंड बॉक्स लगा दिया हूँ बहुत बड़ा, बिल्कुल डीजे में ट्रक में लगा रखा हूँ, और मैं इस बुक को यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इस बुक को यूज़ कर रहा हूँ किसके लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, कि मैं साउंड को रिफ्लेक्ट करवा पाऊँगा। नहीं, क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू द सोर्स। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द इंटेंसिटी और यू कैन से लाउडनेस ऑफ द साउंड शुड बी सफिशिएंट। अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने दीवार है और एज्यूम कर लीजिए कि मैं 17 मीटर नहीं 20 मीटर डिस्टेंस पे हूँ, तो डिस्टेंस तो सफिशिएंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरे कंपैरिजन में ये दीवार जो वो भी साइज में बड़ा है। चलिए दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया। तीसरी में बोलता हूँ हेलो, अब ऐसा साउंड क्या वो मेरे को रिफ्लेक्ट करके देगा, नहीं। तो साउंड की जो इंटेंसिटी होगी या फिर किसी भी तरह से आप कह सकते हो उसकी जो लाउडनेस होनी चाहिए
वो सफिशिएंट होनी चाहिए, कुछ इतना होना चाहिए कि जाए, टकराए और वापस आपके पास आए, तभी जाकर ये क्या होने वाला, आपको एको सुनाई देगा। क्या समझ में आगे बात की, एको कब प्रोड्यूस होगा। आइए आगे की बात कर लेते हैं हम। अब समझते हैं रिवर्बरेशन। अब ये रिवर्बरेशंस क्या होते हैं, देखिए कुछ नहीं, आराम से बिल्कुल प्यार से समझिएगा। इसमें कहा जाता है व्हेन अ नंबर ऑफ एकोज ऑफ द ओरिजिनल साउंड, है ना, आर हर्ड, ईच एको बीइंग फेंटेड देन द प्रीसीडिंग वन, सच मल्टीपल एकोज आर कॉल्ड रिवर्बरेशंस। तो वही चीज़ है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात कह सकते हो आप, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर आपने कुछ बोला हेलो, उसी साउंड को आप क्या कर रहे हो, कई बार सुन रहे हो। एक बार एको आया, फिर 0.1 सेकंड के बाद फिर से एक एको आया, फिर 0.1 सेकंड के बाद फिर से एक एको आया, हर बार एको आ रहा है और वही साउंड आपको सुनाई दे रहा है। बट ध्यान रहे, हर बार जो होगा, हर एक अगला जो साउंड होगा, हर एक अगला जो एको होगा, वो पहले के मुकाबले में फेंटर होगा। फेंटर का मतलब होगा डेस्ट्रॉयड मिलेगा, वो डेस्ट्रॉयड में डिस्टॉर्टेड साउंड मिलेगा, मतलब पहले के मुकाबले में उसकी लाउडनेस कम मिल सकती है आपको, या फिर अच्छी से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ये मतलब होता है फेंटर का। तो हर एक अगला वाला जितने भी है ना, उससे पहले वाला ऐसा आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे वो गायब हो जाता है, एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से सीधे क्या समझनी है, एक से ज़्यादा अगर एको सुनाई देता है तो तेज सुनाई देगा, फिर धीरे ऐसे करते क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो और इसी चीज़ को हम कहते हैं, जब मल्टीपल एकोज होते हैं, एक से ज़्यादा एकोज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। चलिए छोटी छोटी चीज़ें और कुछ नहीं। इसमें कहा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड। तो एको मेथड का सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो 2D होगा। बताइए क्यों, जाना और आना, इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं और कुछ डिटर्मिनेशन नहीं है, बस यही चीज़ है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, बट वी हैव टू टेक डिस्टेंस एज डबल, ठीक है, जाने का भी और आने का, इसको ध्यान में रखना है, यही है, कुछ खास नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अब हमारे पास यूजेस ऑफ एकोस की, एकोस के हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सोनार, सोनार का फुल फॉर्म होता है आपके पास साउंड, SO का मतलब होता है साउंड, ठीक है ना। N का मतलब होता है नेविगेशन, N का मतलब ये जो N है उसका मतलब होता है आपके पास नेविगेशन, और उसका मतलब होता है A का मतलब एंड होता है, और R का मतलब रेंजिंग होता है। अब ये जो सोनार है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि किस लिए हम यूज़ करते हैं सोनार का। तो सोनार में हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड का यूज़ करने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि पहली बात उसे हम समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपको समझाता हूँ कैसे। इधर तो न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं सोनार। सोनार में क्या होता है, कई बार हम शिप में होते हैं, समुद्र में होते हैं, तो इसके जो गहराई में बहुत सारे सोल्स ऑफ फिश होते हैं ना, फिश के जो ग्रुप होते हैं, झुंड होते हैं, उनको पता करने के लिए, है ना, फिशिंग के लिए आप कह सकते हो, या फिर एनिमीज़ के जो सबमरीन्स हैं वो अगर वहाँ पे हैं तो उसको पता करने के लिए, या फिर कुछ रैक वगैरह हमारे शिप डूब गए हैं, नीचे हैं, तो उनको पता करने के लिए, डेप्थ ऑफ सी बताने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं सोनार का। इसमें हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। इसमें दो चीज़ होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, इसको हम ट्रांसमीटर कहते हैं, और यहाँ पे एक होता है आपके पास रिसीवर। एक ट्रांसमीटर होता है और एक होता है आपके पास रिसीवर। ट्रांसमीटर अल्ट्रासाउंड को छोड़ता है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, और जिस एंगल पे ये जाता है नॉर्मल के साथ हो, उसी एंगल पे रिसीवर रिसीव कर लेता है। एंगल ऑफ ये क्या कहते हैं इसको, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यहाँ पे, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ फिलहाल साउंड को हम यूज़ करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कंडीशन को फॉलो करता है। अब यहाँ से होता क्या है, जाने वाला डिस्टेंस डी हो गया और आने वाला डिस्टेंस क्या हो गया, आपके पास डी हो गया। अब आपको पहले से पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस डबल करेंगे, नीचे में हम क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। तो कितने टाइम के बाद यहाँ पे आया है और हमने इसे कितने स्पीड से भेजा है ना, ये अगर दो चीज़ पता होंगे तो हमें 2D मिल जाएगा, और 2D मिल जाएगा तो वहाँ से हमें D मिल जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमें मिल जाएगा। हाँ, इसे हमने टेढ़ा भेजा है, टेढ़ा भेजने का एक रफ आइडिया मिलता है। एग्जैक्ट आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में फ़र्क देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हमें तो सीधा चाहिए। देखिए हम सीधा, पहली बात इसको रे को नहीं भेज सकते, अगर सीधा भेजेंगे तो वापस ही रिफ्लेक्ट होकर यहीं आएगा, तो रिसीवर रिसीव नहीं कर पाएगा उसको अच्छे से, जिसकी वजह से थोड़ा सा टिल्टेड एंगल पे भेजते हैं और एक रफ आइडिया लेते हैं हम डिस्टेंस का। इस तरह से हम यूज़ करते हैं सोनार का। बहुत ही आसान सा केस है, 9th क्लास में ये भी आपको हमने डिस्कस करवाया हुआ है।
न्यूमेरिकल बाद में, उससे पहले आपके पास रडार, RADAR है ना। RA का मतलब होता है आपके पास रेडियो, D का मतलब होता है डिटेक्शन, A का मतलब होता है एंड, और R का मतलब वही रेंजिंग जो आपके पास सोनार में था। इसमें क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा राडार लगे रहते हैं बहुत सारे एरोप्लेन्स के लिए ना, अलग अलग जगह में क्या बनाए जाते हैं, कंट्रोल सेंटर बनाए जाते हैं। तो उन कंट्रोल सेंटर में राडार के थ्रू क्या करते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं, और ये जो यहाँ पे भेजते हैं ना, वो हम भेजते हैं रेडियो वेव्स भेजते हैं, जिसकी वजह से जो एरोप्लेन्स होते हैं चाहे वो कितना ही दूर हो, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है रेडियो वेव से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो लाइट की स्पीड होती है ना उस स्पीड से जाते हैं, ये लाइट की स्पीड से जाते हैं ये रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स इसका मतलब है 3 लाख, अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब 1 सेकंड में अगर 3 लाख किलोमीटर है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, क्या हवाई जहाज़ 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा दूर होगा कंट्रोल सेंटर से? नहीं होगा, ख़त्म बात है ना, नहीं होगा भाई। अच्छा, अगर वो 3 लाख किलोमीटर से दूर से नहीं होगा तो सेकंड भी नहीं लगेंगे, सेकंड भी नहीं लगेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उनके पास सिग्नल पहुंच जाएगा और सिग्नल आ भी जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कन्वे करने का, मैसेज कन्वे करने का, डिटेक्ट करने का बहुत एक अच्छा तरीका है राडार। और राडार में हम सेम वही सेम चीज़ करते हैं, कुछ अलग नहीं है। सिग्नल को यहाँ से भेजा हमने कुछ स्पीड से, और वो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ टाइम गया, यहाँ पे मान लो आपके पास एरोप्लेन है पूरा का पूरा, और वापस आ गया यहाँ पे, तो हम यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस एक तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कितने टाइम में वापस मिला, मान लो 0.2 सेकेंड्स में हमें वापस मिल गई ये चीज़, तो हम डिफरेंट जो डिस्टेंस है वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें, तो चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको रडार का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि कितना दूर हमारा एरोप्लेन है, कहाँ पे है, और वो सिग्नल भेज के हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। जाता है यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ये फंडा है और कुछ नहीं, जाता है ट्रांसमीटर आता है, और वो जो अपना कंट्रोल सेंटर होता है वो रिसीव करके सिग्नल को बताता है कि कहाँ पे है, कितने डिग्री पे है, कौन से आपके पास क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको जिसमें लोकेशन होता है यार, हाँ, किस कोऑर्डिनेट पे है आपके पास, ठीक है ना। जैसे इतना डिग्री नॉर्थ में, इतने मिनट पे, इतने सेकंड पे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, अच्छा, अभी यूजेज में और हमारे पास कहानी बाकी है। यूजेज में देखिए हमने कहाँ कहाँ यूजेज देख लिया। एक तो हमने आपको सोनार का बता दिया, एक हमने रडार का बता दिया। एनिमल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे बैट हो गया आपके पास, डॉल्फिन हो गया आपके पास, या फिर आपने पिरान्हा वो मछली का नाम सुना होगा। ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, ये हमेशा अल्ट्रासाउंड को अपने से छोड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं, और अपने प्रे, उनके जो निशाने होते हैं, बैट जनरली क्या करते हैं, देख के निशाना नहीं करते, वो देख नहीं पाते, ब्लाइंड होते एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रे है, प्रे मतलब कोई शिकार है, उस शिकार पे टकराया, रिफ्लेक्ट होकर वापस आया तो पता लगा ये कहाँ पे, तो फटाफट वो उसी के डायरेक्शन में भागते हैं। ये सेंस कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड को, बैट वगैरह। और ये लोग आपस में डॉल्फिन वगैरह आपस में बात करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में बात करते हैं, जो हमारे समझ में नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल यूज़। मेडिकल यूज़ में आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, आपने अल्ट्रासोनोग्राफी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अल्ट्रासोनोग्राफी, या फिर आपने क्या नाम है इसका, एकोकार्डियोग्राफी का नाम सुना होगा, एकोकार्डियोग्राफी, या फिर सिंपल कार्डियोग्राफी का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। यहाँ पे क्या करते हैं, सेम इनमें क्या होती है, अंदर बॉडी के अंदर के जो इमेजेस होते हैं उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस वाले अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करते हैं अंदर के। इसमें क्या करता है कंप्यूटर, क्या करता है जिधर जिधर रेज पड़ता है उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट एको आया है ना वापस, उसी के अकॉर्डिंग एक नई इमेज तैयार करके देते हैं, ताकि अंदर वाली सारी चीज़ें हमें एक कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिख जाए। तो यहाँ पे आपके पास इसके साथ साथ कंप्यूटर की जो टोटल टेक्नोलॉजी वो भी यूज़ होता है। एक्सरेज के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखने मिले जाते हैं, बट ये जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, और ये कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू एक्सरे भी, ठीक है। चलिए, तो मेडिकल यूज़ हो गया। कुछ आपके पास इंजीनियरिंग यूज़। अब इंजीनियरिंग यूज़ में कहाँ पे यूज़ होता है भैया अल्ट्रासाउंड, है ना। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़े से। आपने लोगों ने फ्लॉज का नाम सुना होगा, फ्लॉज का नाम आप यूँ समझ लीजिए, फ्लॉज को करा जाए क्रैक्स। अगर आप लोगों ने मान लीजिए जो छड़ यूज़ करते हैं, रॉड जो यूज़ करते हैं, बार्स यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए, मान लेते हैं कि चलो यार ये सॉलिड है, हमें बढ़िया एकदम मस्त सॉलिड दिख रहा है, अच्छी बात है,
लेकिन क्या होता है कई बार अंदर से इतनी जगह पे ये क्या है आपके पास क्रैक है, अंदर से सिर्फ इतना ही जगह क्रैक है, और अगर मैंने इसको यूज़ किया तो इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो यहीं से टूटने के चांसेस बढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसको चेक किया जाता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से अल्ट्रासाउंड पैरेलल रेज भेजते हैं ना, तो जहाँ पे क्रैक होता है वहाँ से ये जो साउंड है वो रेज जो होता है आगे जाते ही नहीं है, सिर्फ बाहर सब जगह से निकल कर आ जाते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे जो नहीं दिखा मतलब यहाँ पे क्या दिख गया आपके पास, फ्लॉज है, कुछ क्रैक है। तो इन क्रैक को इंजीनियरिंग यूज़ में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एको को हम किस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं। एको का मतलब क्या है, अगेन कुछ टाइम के बाद जो आपको साउंड वापस सुनाई देती है या फिर सिग्नल के फॉर्म में आपको रिसीव होती है, बस वो सारी चीज़ एको है। और ये उनके आपके पास क्या है, यूजेज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आइए स्पीड इज इक्वल टू 2D अपॉन में टाइम वाले के पास बड़ी छोटी सी चीज़ है, जहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल का पोर्शन करने वाले हैं, बड़ी छोटी सी चीज़ है। आइए समझाता हूँ मैं कैसे करेंगे इनको भी। हाँ, तो इसमें कहा जाए ए मैन स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 255 मीटर फ्रॉम ए क्लिफ। तो यहाँ पे एक क्लिफ है ना, कोई पहाड़ी है, उससे 255 मीटर, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं फटाफट, है ना, उससे 255 मीटर की दूरी पे एक कोई पर्सन है, यहाँ पे 255 मीटर के पर्सन पे यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जाता है, ही फायर्स ए गन एंड हेयर्स द एको आफ्टर 1.5 सेकेंड। इसने यहाँ पे साउंड छोड़ा, यहाँ पे गया और वापस आया होगा, तभी तो इसने एको सुना होगा। और कितना टाइम लगा आपके पास, 1.5 सेकेंड। और ये कितना आपके पास डिस्टेंस है, अच्छा डिस्टेंस जाने का था, क्यों, क्योंकि देखिए सिर्फ इतने डिस्टेंस पे खड़ा है तो ये एक तरफ का डिस्टेंस हुआ ना। एक्चुअल हमें स्पीड निकालने के लिए इन्होंने क्या बोला है, वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी मतलब भाई स्पीड है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। लेकिन डिस्टेंस क्या लेते हैं हम हमेशा, 2D डबल D, क्यों, जाने का भी और आने का भी। यही चीज़ तो हमने अभी आपको बताया था। तो 2 इंटू में डिस्टेंस की जगह पे 255 डिवाइडेड बाय टाइम की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 1.5 मीटर। अब इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं, स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैसे भी कितना आ जाएगा, अगर ये 250 होता है, 250, 500, 510 और नीचे आ गया 1.5 पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, तो 5100 डिवाइडेड बाय में 15, 5 से काट दीजिए 3 बार में, 5 से काट दीजिए इसको 1 बार में, 2 बार में, 0 बार में। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई भाई, मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा गलत काट दिया लगता है मैंने। एक बार फिर से मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, ठीक है ना। 5 से काट दीजिए, अब 15 से सीधा काट दो क्या, 5 से काट देते 3 बार में, 5 से काट देते हैं 1 बार में, ये नहीं कटेगा, पहले 0 लगाना पड़ेगा, गॉट इट, 5 दूनी 10, 0 इतना आया। 3 से काटिए, 3 3 9 और 1 3 चौके 12, 0, 340। तो स्पीड आ गया आपके पास 340 मीटर पर सेकंड। और ये आपको पता ही है साउंड की स्पीड लगभग क्या होती है आपके पास, इतना ही होती है। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। तो कैंसिल आउट कर लीजिएगा अच्छे से, प्यार से कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिएगा। ये हो गया, बच्चा सा न्यूमेरिकल है, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल में कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डबल ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बस, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये बॉय स्टैंड्स 85 मीटर इन फ्रंट ऑफ हाई वॉल। तो एक हाई वॉल है, इसके बीच का डिस्टेंस आपके पास 85 मीटर है। यहाँ पे एक आपके पास लड़का खड़ा है। अब देखते हैं आगे क्या कहा जाता है। देन बोलो जो विसल, यहाँ से कोई विसल बजाता है, सिटी मार दिया। अब कहा जाता है कैलकुलेट द टाइम इंटरवल इन विच ही हियर्स ए साउंड। अब यहाँ से टाइम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब बात आती है यहाँ पे स्पीड दिया नहीं है, तो आपको स्पीड जनरली क्या कंसीडर करना है, 340 मीटर पर सेकेंड या फिर 343 मीटर पर सेकेंड। तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप 340 लेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू 2D अपॉन में टाइम होता है। यहाँ से आपको क्या निकालने के लिए बोला है, टाइम, कि कितना टाइम लगता है। तो टाइम निकालूंगा, टाइम इधर चला जाएगा तो 2D अपॉन में स्पीड आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस की जगह 85 और स्पीड की जगह कितना आपके पास 340। इसको कैंसिल आउट करते हैं 5 से 17 बार में, और 5 से काट दूंगा, 5 से 30, 25 40, 17 चौके क्या आ जाएगा 68, और 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में 1/2, और इसको डिवाइड करूंगा तो 0.5 सेकंड आपको लगने वाला है। 0.5 सेकंड आपके पास टाइम लगने वाला है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है ये बॉय क्लैप्स 10 टाइम्स इन 1 सेकंड। 10 टाइम्स, 10 क्लैप्स इन 1 सेकंड, 10 क्लैप्स इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 सेकंड में कितने क्लैप्स आ रहे हैं, 1/10 क्लैप्स, 1/10 क्लैप्स। मतलब 1 सेकंड में पूरा 1 क्लैप नहीं जा रहा है, 1 क्लैप का 10th हिस्सा जो है वो आ रहा है आपके पास 1 सेकंड में। ठीक है ना, इतनी बात। कुछ इस तरह की कहानी आपके पास आ रही है, और कहीं ना कहीं यही तो हमारी परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है, यही तो हमारे पास परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है। मतलब ये हमें परफेक्टली सुनाई देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसमें कहा जाता है इन द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द बॉय इज 17 मीटर। फिर से डिस्टेंस एकदम एक्यूरेट वाला दिया है हमें, जो बिल्कुल चाहिए होता है।
तो टाइम ये हो गया आपके पास, है ना, 1/10 रहने वाला है। एंड द साउंड ऑफ क्लैपिंग दैन द एको कोइंसाइड स्पीड ऑफ, अब हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालना है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास टाइम। तो यहाँ पे टाइम क्या लेना है उस चीज़ को समझना है। तो टाइम एकदम परफेक्ट है 1/10 सेकेंड्स वाला, देख लीजिए अच्छे से, टाइम बिल्कुल एकदम परफेक्ट है 1/10 सेकेंड वाला है, क्योंकि हमें जो सुनाई दे रहा है 1/10 सेकेंड्स वाला परफेक्ट ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू में डिस्टेंस की जगह 17 कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे टाइम, टाइम की जगह 1/10 करेंगे और ये जो 10 है रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू 17 और इंटू में 10 आ जाएगा, 17 दूना 34, 340 मीटर पर सेकेंड आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो निकल कर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा जाता है एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग बिटवीन 2 क्लिप्स। तो आपके पास एक क्लिप इधर है, एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर है। अब आगे कहा जाता है 2 सक्सेसिव एकोज एट 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स, वो कहीं पे भी बीच में खड़ा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे आपके पास खड़ा है, ये 2 साउंड को सुनता है, एक 2 सेकंड पे, एक 3 सेकंड में। अच्छा 2 सेकंड वाला 100% इधर से सुन रहा होगा क्योंकि उधर पास है, और 3 सेकंड वाला इधर से सुन रहा होगा क्योंकि उधर दूर है। अब एग्जैक्टली मिड में खड़ा करना कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि हमसे ऐसा कोई कंडीशन कहा नहीं गया है, ठीक है ना। तो इधर 2 सेकंड में सुन रहा है, उधर 3 सेकंड में सुन रहा है। अब कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इधर का डिस्टेंस मान लीजिए d1 है, इधर का डिस्टेंस मान लीजिए d2 है। अब स्पीड आपको फिर से क्या कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी, 340 मीटर पर सेकेंड, खत्म बात। तो आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया एक तरीके से। एक बार d1 कैलकुलेट कर लिए तो स्पीड इज इक्वल टू 2 ऑफ d1 डिवाइडेड पर मैं t लूँगा ना हमेशा डबल करके, तो यहाँ से d1 निकालूंगा तो क्या निकलेगा, d1 इज इक्वल टू s इंटू में t डिवाइडेड बाय मैं 2, तो ये आ जाएगा 340 और मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम की जगह 2 सेकंड डिवाइडेड बाय मैं 2, इसे इसको कैंसिल कर दिया तो 340 मीटर ही आ गया। तो d1 आ गया 340 मीटर डिस्टेंस। सिमिलरली मैं इधर से निकाल लूँगा, तो d2 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 2, स्पीड 340 रहेगा, टाइम t1 और t2 कर देता हूँ, t1 2 सेकंड था, t2 3 सेकंड था, डिवाइडेड बाय मैं 2, इससे इसको काट दूंगा तो 17 0, 17 तिया 51, 510, 17 तिया 51 ही होता है ना, 17 तिया 51, 510 मीटर आ गया, 510 मीटर आ गया। तो d1 और d2 टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों क्लिप के बीच में क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d1 प्लस का d2, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 340 प्लस का 510, 510 कितना हो गया 340, 4 3 5 3 850, 850 मीटर डिस्टेंस दोनों क्लिप के बीच के हैं। देखिए कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन, माइनर से क्वेश्चन पूछ रखे आपके पास। आइए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं। क्या कहा जाता है, कुछ बड़ा छोड़ा स्टेटमेंट है भाई। इसमें कहा पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिप, फिर से वही है, 2 वर्टिकल क्लिप है, 2 वर्टिकल क्लिप है भाई, और उनके बीच में कहीं पे भी खड़ा है। और इसमें कहा जाता है सो दैट सच दैट, ऐसे खड़ा है कि ही इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 680 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिप, जो पास में है। मान लीजिए ये वाला आपके पास पास में है, तो ये वाला 680 मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद व्हेन ही साउटेड हियर ही हर्ड द फर्स्ट एको आफ्टर 4 सेकेंड, तो फर्स्ट एको 100% उसे इधर से सुनाई दिया होगा, इधर से जो पास में है, तो इधर का जो टाइम 1 हो गया उसको आप कह दीजिए 4 सेकेंड। एंड द सेकेंड एको 3 सेकेंड लेटर, ध्यान समझिएगा, ऐसा नहीं कि 3 सेकंड में सुना, 3 सेकंड लेटर, मतलब जितने टाइम में इसने सुना उसके बाद 3 सेकंड के बाद सुनाई दिया, मतलब 4 और 3, इधर से जो एको आया होगा वो 7 सेकंड में आया होगा। इधर का डिस्टेंस d1 है जो हमें पता है गिवन है, लेकिन इधर का जो डिस्टेंस है वो नहीं पता, वो आपको निकालना है। और अब हमें पहले में क्या बोला, स्पीड ऑफ साउंड निकालो, तो स्पीड ऑफ साउंड तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डबल ऑफ डिस्टेंस 1 ले लूँगा डिवाइडेड बाय मैं टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा, d1 तो आ जाएगा s इंटू में t, s इंटू में t और डिवाइडेड बाय में 2, तो s क्या है आपके पास, अच्छा डिस्टेंस थोड़ी निकालना है, डिस्टेंस तो दे रखा है, सॉरी स्पीड ही निकालना है आपके पास, तो सीधा यही वाला लग जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस की जगह पे 680 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगेगा 4 सेकेंड, है ना। तो अभी सेकंड को गायब करते हैं, बाद में यूनिट लगा लेंगे क्योंकि स्पीड है ना। 4 से काट देंगे 17 और 17 दूना 34, 340 मीटर पर सेकंड, स्पीड वही आ गया 340 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्पीड हमें यूज़ करके और क्या करना है, डिस्टेंस निकाल लेना है। स्पीड निकाल दिया, दूसरे में डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप ही निकालना है, तो d1 और d2 दोनों को निकाल कर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ के लिए मैं d2 निकालने के लिए जाऊँगा, यहाँ के लिए d2, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू 2 ऑफ d2 लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय में t, और यहाँ पे d2 निकालने के लिए क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऐसा कुछ कहानी दिखाना पड़ेगा। तो स्पीड तो वो है और टाइम आपके पास 7 सेकंड लग रहा है, डिवाइडेड बाय में टाइम में 2, इसे काट दिया 17, 17 पचे 85, 17 छक 2, 17 7 119, तो 119 आ गया, ठीक है ना।
देखो 119 और एक ये वाला 0, इतना मीटर डिस्टेंस आपके पास D2 होगा। तो D1 भी पता है आपको और D2 भी पता है, तो टोटल डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो हमारा जो काम होगा वो बन जाएगा। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू D1 प्लस का D2। D1 कितना आपके पास 680 मीटर और D2 कितना है 1190 मीटर। 11 और 6 कितना होता है 17 और 1 कितना हो गया 18, 9 8 17, 1870 मीटर जो डिस्टेंस हो आपके पास निकल कर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? डन है, क्लियर है। चलिए लास्ट वन न्यूमेरिकल के पास पहुंचते हैं। बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है। कहा जाता है रडार सिग्नल को सेंड कर रहा है किसी एयरक्राफ्ट के पास फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अवे एंड रिसीव्स इट बैक आफ्टर दिस मच सेकेंड। मतलब बहुत कम टाइम लगा। क्यों? क्योंकि रडार से जो सिग्नल भेजा जाता है उसकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा होती है, लाइट की स्पीड से जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। व्हाट इज द स्पीड? हमसे स्पीड ही पूछा है सिग्नल का, वो यही निकल कर आने वाला है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है सेम लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिस्टेंस 1 में टाइम। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कंट्रोल सेंटर है CC है ना, और यहाँ पे हमारे पास एयरक्राफ्ट है। हमारे पास क्या है यहाँ पे एयरक्राफ्ट है। ये 27 किलोमीटर है, जो कि हमें ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा तो 27,000 लेना पड़ेगा, मीटर में हमें हमेशा लेना पड़ता है। और कितना टाइम लग रहा है देख लीजिए, टाइम लग रहा है आपके पास 1.8 × 10⁻⁴ सेकेंड। अब हमें पता है कुछ ऐसे करके स्पीड निकालेंगे। 2 × डिस्टेंस कितना है 27, 1 2 3 इतना मीटर और डिवाइडेड बाय में आपके पास टाइम कितना लग रहा है 1.4 × में 10⁻⁻⁴। अब इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा जो काम है वो बन जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 आ जाएगा और 3 बार 0 आ जाएंगे डिवाइडेड बाय में। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो, ये जब 10⁻⁻⁴ है ना ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1.4 और इंटू में क्या ही बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा, 10⁻+4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा और 18 ये कितना होता है 54 होता है। तो ऐसे इज इक्वल टू 3 आएगा और इंटू में ये वाला 10⁻⁴ और इंटू में ये वाला 10⁻⁴ है। 4 0 का मतलब 10⁻⁴ लिख लिया तो 3 × 10⁻⁴ कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। ख़त्म बात, दैट्स ऑल। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ मुझे पता है थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी, तो स्पीड की टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा स्लो करके और सुन लीजिएगा अच्छे से, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक्सप्लेनेशन में हमने आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दिया है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।